विपक्ष वाले लोग रोड पे क्यों नहीं आते हैं जब जनता की या युवाओं के रोजगार की और शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात होती है? आप वोट चोरी को बचाने आते हैं, बीएलओ पे भर भर के चल रहा है, वंदे मातरम पे चल रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए मैंने कभी नहीं देखा, या रोजगार के लिए कि पूर्वांचल में रोजगार के लिए 1 महीने का कोई बहुत बड़ा लड़ाई कभी पार्टियों ने लड़ी हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष। इस पे मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जरूर बात करूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब तक सड़क गर्म नहीं होगी तब तक संसद से आवाज नहीं आएगी। सड़क गर्म करने का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि सदन के अंदर तो है नहीं। मैं खुले शब्दों से कह रहा हूँ, एकदम बिल्कुल खुलेआम पॉडकास्ट में आपके कह रहा हूँ, ताकि ये बात दूर तक जाएगी। वह पैसा को स्थानीय विधायक ने खा गया ठेकेदारों के माध्यम से, ये इल्जाम है। अगर नहीं खाया है तो टंकी क्यों नहीं बनी? नहीं तो मेरे ऊपर केस कर दे, मैं केस लड़ने के लिए मैं बताऊंगा कोर्ट में क्या हो गया है। उस पैसे को खा गए, सब बंदर बांट कर दिया अधिकारी और नेता मिलकर। नमस्कार, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक बेहद ही खास एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो नेता हैं, हमने बहुत बार सुना है कि नहीं जमीनी स्तर के नेता हैं, तो वास्तव में ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और हमेशा ये जमीन से जुड़े हुए समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी विवादों में भी आ जाते हैं, अधिकारियों को चप्पल भी दिखा देते हैं, समस्या सॉल्व नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए यह पॉडकास्ट हमने सोचा कि नहीं, खेत खलिहानों के बीच में उनके समस्याओं को, किसानी की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाने वाले नेताजी के साथ करते हैं। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड में माननीय भूतपूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू का। बहुत जी, सबसे पहले क्योंकि मैं आने से पहले आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपका बहुत बड़ा कारोबार है, कर्नाटक से लेके तेलंगाना से लेके। और जो मेरा आज का मुद्दा है वो ये है कि पूर्वांचल से पलायन को रोका कैसे जाए। और आपका ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें सेट थी। आप पूर्वांचल की राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद हम सब लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय था, क्योंकि आपने जो प्रतिद्वंदी चुना था वो कोई आम प्रतिद्वंदी नहीं थे, खास प्रतिद्वंदी थे। तो इसके बारे में आप कैसे देखते, क्यों आए और ऐसे प्रतिद्वंदी को कैसे चुना? देखिए, क्यों आए तो मालिक की मर्जी होती है, कोई कहीं जाता नहीं है, वो तो मालिक भेज लगा देते हैं जी। हमें लगा कि मालिक हमको इसीलिए चुना था कि जाइए मिट्टी की सेवा करिए। मिट्टी की सेवा में मैं आ गया, जनता का प्यार भी मिला, विधायक भी रहा, और जितना हो सका मैं काम करने का काम किया मैं। और आज भी मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगा रहता हूँ कि कुछ अपने लोगों का भला हो जाए। मेरे लिए ये भी है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाकी जो नेता हैं, मैक्सिमम नेता, उनका जो फोटो आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का गेम चल रहा है जी। वहाँ पे या तो किसी के शादी बारात में या कहीं पे एक फोटो खिंचाने का मौका लोग देख रहे हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ, या तो किसी के यहाँ शोक में शामिल होकर के, और वहाँ पे शोक संतप्त परिवार है और वहाँ पे फोटो खिंचा करके शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं जी। और उसके उलट आप जो है लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। सुख में या दुख में शामिल होना गलत बात नहीं है। क्या मैं किसी के सुख का कारण बन सकता हूँ या किसी के दुख के निवारण में शामिल हो सकता हूँ? मुझे लगता है आप उस तरफ ज्यादा सोचते हैं। तो ये आपके मन में कैसे आया, और आप क्या दूसरे नेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, आपका प्रश्न बड़ा सीधा कटाक्ष की तरफ है कि लोग तेरही बरही में खुश रहते हैं। कहने का मतलब बेटा पैदा हो गया तो फोटो खिंचा लिए जी, या कोई घर में गमी हो गई तो जाके फोटो खिंचा लिए। शक्ति ये अच्छी प्रदर्शन बात का है, कारण हो ये गया है। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। क्योंकि मेरे भी पिताजी का डेथ हुआ था तो मेरे भी दरवाजे बहुत लोग आने का काम किए, मेरे दोस्त भी आए, मेरे चाहने वाले आए, मेरे उससे क्या होता है कि जुड़ाव होता है, ये अच्छा लगता है जी। मुझे लगा, और जाना चाहिए। लेकिन इस पे राजनीति को सीमित नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। देखिए, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब तक सड़क गर्म नहीं होगी तब तक संसद से आवाज नहीं आएगी। जी सड़क गर्म करने का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि सदन के अंदर तो है नहीं जी। तो सड़क को हम लोग गर्म करने का काम करते हैं कि सड़क गर्म रहे तो काम होते रहे। तो हम लोग सड़क को गर्म करके अपना काम करवाने का काम करते हैं। जी जी। जब आप पहली बार विधायक बन करके आए, जी। कोई एक तरीके से बैगेज नहीं था आपके जी। ऊपर, कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि आप निर्दल लड़के आए थे, जी हाँ। किसी पार्टी का कोई बैगेज नहीं था, कोई
लोगों के आकांक्षाओं का ऐसा भार नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आप दूसरी बार तीसरी बार आ रहे जी हैं। हाँ। आपने अपने मुद्दे खुद चुने होंगे और उन्हीं मुद्दों के बेसिस पे आपने चुनाव लड़ा और जीता। जी। तो उस समय जब आप जीते चुनाव, तो उस समय आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं थी और उसमें आप कितना खरा उतरे और अभी कितना प्रयास जारी है? देखिए, विकास कोई एक दिन का काम नहीं होता है। ये निरंतर चलने की जो प्रक्रिया है ना, जी, उसको चलना चाहिए। विकास का गति हर समय रुकनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए। लेकिन आज के समय में राजनीति पार्टी के इर्द गिर्द में घूम के रह जाए। अगर आप पार्टी चुन लेते हैं तो फिर आपका वोटर भी अलग हो जाते हैं। जी, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि ये गांव कौन सी जात का है, तो जिस पार्टी से लगाव है उसके हिसाब से फिर वो राजनीति चल जाती है। मेरा मानना है कि आप राजनीति में उतरे हैं तो थोड़ा वोट से हट के भी राजनीति करनी चाहिए, और मैं वोट से हट के राजनीति करता हूँ। तो मेरा जो पूछना था कि उस समय पे आपकी क्या प्राथमिकताएं थी, जो मुद्दे आपने उठाए थे, तो क्या उस पे आपने काम किया? क्योंकि फिर आप देखिए, सरकार में भी शामिल हुए, साथ भी मिला। गरीबी मिटाने की हर सरकार बात करती है। जी, जब हमको मौका मिला, मैं विधायक रहा, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया। एक दिलचस्प आपको बात बताता हूँ कि 2016 में, 2015 में जी, मैं एक स्पीच दे दिया। हमारे यहाँ कैलाश यादव जी थे शिक्षा मंत्री, जी, तो शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए अपना एक डिग्री कॉलेज बनवाए थे धानापुर में, हीरा सिंह महाविद्यालय बनवाए थे, शहीद हीरा सिंह महाविद्यालय। तो मैं जब विधायक बना तो एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज सैयद राजा में बनवाया। जी, तो उसी को लेकर मैंने स्पीच दे दिया कि मैं, जब कैलाश यादव जी शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाया, जब मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो मैं डिग्री कॉलेज बनवाया, फिर मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बन गया, जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बना तो मैं मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, फिर मैं डिफेंस मिनिस्टर बना, जब डिफेंस मिनिस्टर बना तो चंदौली जिला में आवाजापुर में सेना भर्ती करवाया और अपने चंदौली के 700 लड़कों को सेना में भर्ती करवाने का काम कराया। जी, फिर मैं होम मिनिस्टर बना, जब होम मिनिस्टर बना तो चंदौली में अपने गांव के पास में, क्योंकि हम लोग को जब खेत में जब आग लगती है ना तो हम बाकेट लेके दौड़ते हैं आग बुझाने के लिए, जी, तो हम वहाँ पे एक फायर स्टेशन बनवाने का काम किया, रैथे में, रैथा गांव है वहाँ पे बनवाने का काम किया। तो ऐसे ही मैं 17 डिपार्टमेंट को मैं गिना दिया कि मैं 17, फिर इरिगेशन मिनिस्टर बना। तो हमारे यहाँ इरिगेशन मिनिस्टर हुआ करते थे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, बाद में होम मिनिस्टर, रेलवे मंत्री भी बने, फिर मुख्यमंत्री भी बने। उस समय सिंचाई मंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ पे कैनाल बनवाए। और एक दिलचस्प बात बताता हूँ दोस्त कि 40 साल के बाद मैं विधायक बना तो चंदौली में पंप कैनाल बना, और आज 10 साल से फिर सरकार चल रही है, एक भी पंप कैनाल चंदौली की धरती पर नहीं बनी। किसान के हमदर्द लोग हैं, लेकिन की तो पंडित जी बनवाए और नहीं तो मैं बनवाया। और सौभाग्य की बात मैं बताऊं, पंडित जी भी यहाँ से चुनाव हार गए और मनोज भी हार गया। तो ये बताओ कि जब वो जानते हैं कि जो कैनाल बनवाएगा वो हार जाएगा, तो क्यों बनवाएंगे कैनाल? सही बात है, इसीलिए कैनाल नहीं बनता है। इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप 2012 में निर्दल थे जी, आप चुनाव जीते जी, प्रतिद्वंदी भी खास थे, जी, 2017 में जब आप आए तो आपके पास पार्टी का सिंबल था, एक पार्टी की विचारधारा थी, जी, प्रतिद्वंदी भी चेंज हुए, जी। तो वहां पे आपको क्या लगता है वो चुनाव हारने का कारण क्या था? क्या आप पार्टी विचारधारा से जुड़ गए वो, या जो सामने प्रतिद्वंदी थे वो कारण थे, या सिचुएशन या माहौल, या जो आप ये कह रहे हैं सुपर स्टेशन वाली बात की कैनाल बनवाए और चुनाव हार गए, क्या कारण? देखिए ऐसा है कि बीजेपी जब आई यहाँ पर जी, तो उसने एक नारा दिया कि ये गुजरात मॉडल पेश करना है उत्तर प्रदेश में या इंडिया में। जी, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल ये है कि मुसलमान को दबाओ, हिंदू खुश हो जाएंगे, हिंदुओं को खुश करो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इनको बांटो और वोट लो। जी, और वही काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम की। हम लोग काम करने में रह गए और वोट लेने में रह गए, और वोट लेके निकल लिए, हम लोग चुनाव हार गए। उनके झूठ के एजेंडा से हम लोग हारने का काम किए। जी, आपने बोला पंप कैनाल और किसानों के बारे में आप अभी भी बात उठाते रहते हैं, पुरजोर कोशिश करते हैं। शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पूर्वांचल में शिक्षा व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
और उसकी वजह से चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, हमें या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और या तो दूसरे शहरों में दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण ये है कि जब मैं विधायक था तो अपने विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बनवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया और 5 बालिका इंटर कॉलेज बनवाया। उस समय के सांसद और मंत्री हुआ करते थे महेंद्र नाथ पांडे जी। महेंद्र नाथ पांडे जी ने मंच से कहा कि मनोज ने 1 डिग्री कॉलेज बनवाया है, मैं 2 डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा। उन्होंने एक मुगलसराय में बनवाया और एक यही सकलडीहा विधानसभा के फुलवरिया गांव में बनवाया। पैसा पास करा दिए, पैसा आ गया 2,73,86,000 रुपया लेकर एजेंसी भाग गई। ये मैं बात बता रहा हूं 2018-19 की बात कर रहा हूं मैं। 2018 में उसका शिलान्यास हमारे सांसद जी किए थे और 2018 में शिलान्यास किए और उसका पैसा 2,73,86,000 रुपया लेकर ठेकेदार और एजेंसी भाग गई। मैं पूछना चाहता हूं कि महेंद्र नाथ पांडे जी आज सांसद नहीं है तो क्या उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई, या भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री नहीं है, या प्रदेश में या केंद्र में सरकार नहीं है ना सरकार जी। सारी कौन वो जो एजेंसी लेके भाग गई वो एजेंसी दूसरा काम कर रही है, जो ठेकेदार लेके भाग गया आज वो ठेकेदार दूसरा काम कर रहा है। और जब मैं पूछता हूं तो कहते हैं कि उसकी जांच चल रही है। मैं पूछना था तो जांच कब तक चलेगी? 2019 का पैसा लेके भागा सो आदमी यहाँ पे ठेकेदारी कर रहा है, उसकी एजेंसी काम कर रही है और पैसा जब वो महेंद्र नाथ पांडे जी के हारने के बाद उनके पैसे की जांच नहीं हो रही है तो मनोज कुमार सिंह डब्लू के हारने के बाद वो जांच कहाँ से चलेगी साहब? मेरे यहाँ 2 कैनाल मैं बनवाया हूँ। पूर्वांचल का सबसे इम्पोर्टेंट वो एक है अदसन और एक है चारी। वहाँ पानी की समस्या, किसानों की समस्या वो बहुत रहती है जी। उसका मैं पाइपलाइन कराया कि ये पानी 16 किलोमीटर दूर जाके वो नहर में गिरे और सीधा खेत में पानी पहुँचने काम किया। उसकी पाइपलाइन के बाद क्या था कि उसमें से 7 गांव पड़ते हैं बीच में, इसको 7 और इस कैनाल को 7, ये 14 गांव को बीच में मैं सोचा कि एक टंकी बनेगी। मैं साउथ इंडिया से देख के आया था, तेलंगाना के एक कालेश्वरम डैम है जी। कालेश्वरम डैम है, गूगल मारेंगे तो आपको दिख जाएगा। वहां से मैं देख के आया था तो उसमें एक टंकी बनाना था गांव में। उस टंकी में पानी गिरेगा और वाटर लेवल लेकर फिर दूसरी टंकी बनाना था, फिर उसका वाटर लेवल लेकर तीसरी में गिराना था, ऐसे ही करके 7वें में गिरा के और फिर उसके बाद नहर में गिराना था जी। मैं जब विधायकी से हटा तो एक कैनाल पर 11 करोड़ बचा था और दूसरे कैनाल पर 9 करोड़ कुछ चेंज बचा था जी। और ये लोग क्या किए कि उस टंकी के पैसा के जगह पर एयर क्लीनर लगा दिए। मैं खुले शब्दों से कह रहा हूं, एकदम बिल्कुल खुलेआम पॉडकास्ट में आपके कह रहा हूं ताकि ये बात दूर तक जाएगी। वह पैसा को स्थानीय विधायक ने खा गया ठेकेदारों के माध्यम से। ये इल्जाम है, अगर नहीं खाया है तो टंकी क्यों नहीं बनी? नहीं तो मेरे ऊपर केस कर दे, मैं केस लड़ने के लिए मैं बताऊंगा कोर्ट में क्या हो गया है। उस पैसे को खा गए, सब बंदर बांट कर दिया अधिकारी और नेता मिलकर, और खाने के बाद वो उसमें लगा दिए एयर क्लीनर। आज भी एयर क्लीनर है, चलिए मैं दिखाता हूं। ये बताइए जहां टंकी बनना है वहां एयर क्लीनर से कैसे होगा? उसका टेस्टिंग हुआ, एयर क्लीनर फेल हुआ, पाइपलाइन जब मोटर चालू हुई तो फट गया। यहाँ फट गई तो वहाँ स्टील का पाइप लोहे का डाले, फिर दूसरे जगह फट गई, फिर वहाँ लोहे के डाले, करते करते 9 बार फटने का काम हुआ। लास्ट में रिपोर्ट आ गई कि ये सक्सेस नहीं है, फेल हो गई। फिर वहीं पे गिरा के नहर पे और पानी जाता है, बाकी 8 गांव को पानी। तो जो सबसे किसानों की बात हो गई और आपने काम भी किया है, आपने मैं देख भी रहा था कन्वर्सेशन में, जो शिक्षा वाला और रोजगार वाला है, मुझे लगता है कि पक्ष तो कतराएगा या बात नहीं करेगा, लेकिन विपक्ष में भी शिक्षा और रोजगार को लेकर के उतनी पुरजोर आवाज एक सब लोग मिल करके नहीं उठा रहे हैं। तो उसमें आप क्या देखते हैं? क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी, युवाओं की बात तो करनी पड़ेगी, रोजगार और शिक्षा की बात तो करनी पड़ेगी। तो उसमें आप कैसे संगठित कर रहे हैं विपक्ष को? क्योंकि चुनाव के समय पे तो फिर से वही बिहार जैसा होगा कि नहीं, हम पलायन रोकना चाहते हैं, रोजगार रोकना चाहते हैं, बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, लेकिन अभी तो कुछ तो प्रेशर बनाना पड़ेगा, चुनाव का वेट तो कर नहीं सकते हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी रोज चुनाव लड़ती है। एक चुनाव हुआ नहीं कि दूसरे चुनाव पे वो लग जाती है। बाकी जो पार्टियां हैं
वो वेट करती हैं चुनाव के कि जब चुनाव आएगा तो हम लड़ने का काम करेंगे। इससे क्या होता है कि वो लोग नस पकड़ने का, अभी तो एजेंसियां आ गई हैं जी, अब एजेंसियां चुनाव लड़ रही है। जैसे कॉर्पोरेट घराना अपना धंधा करता है, उस प्रकार से आज राजनीति भी एक धंधा होकर बन के रह गया है जी, और वही आदमी सक्सेस है जो धंधा टाइप का कर रहा है। जी, अब ये बताइए कि जैसे कि झारखंड के अंदर शिबू सोरेन जी के बेटे जो हेमंत सोरेन जी हैं, जी, उन्होंने 2,500 रुपया बांटने का काम किए, जी, उनकी सरकार बनी। उस समय तो विपक्ष कोई नहीं बोला, हमारे लोग भी नहीं बोले भाई शिबू सोरेन हमारे साथ में है, हेमंत सोरेन हमारे साथ में है तो बांटने दो। उन्होंने तो खिला दिया चॉकलेट, और खिलाने के बाद फिर लाडली बहाना करके मध्य प्रदेश में बांटने का काम किए। जी, उसके बाद 2,500 बांटने का काम किए आपको महाराष्ट्र में भी फिर उसके बाद हरियाणा भी बांटे। जो बांटा वो पाया, और जेल भेजना ये भेजना, क्योंकि दिल्ली बड़ी खतरे में थी। तो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि देश की सरकार डीएम है और प्रदेश की सरकार पटवारी है। लेकिन ये बिहार का चुनाव था, डीएम को पलटने की थी। आप लोग सुने होंगे चुनाव से 3 महीना पहले नीतीश जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक पत्रकार पूछे कि आप सीएम नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, फिर क्या दोबारा सीएम बनेंगे? कह रहे क्या बात है, अगर सीएम नहीं बनेंगे तो 15 दिन के बाद पीएम बन ही न जाएंगे। तो माननीय मोदी जी को एक खतरा महसूस हुआ कि अगर बिहार चला गया तो देश चला जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको बचाने के लिए 2,500 की जगह 10,000 करा दिया। जी, खेल पलट गया और आने वाला यूपी में 10,000 का 20,000 हो जाएगा। लेकिन आपके नेताजी तो 40,000 का ऐलान कर दिए। 40,000 आप देंगे ना, ये लोग कहेंगे कि 1 लाख ले लो, 20,000 नगद लो, सरकार बन जाएगी दोबारा तो 80,000 और ले लेना। 20,000 बयाना है, 20,000 बयाना है। तो ये जब तक चलेगा और जनता इस पे अगर कबूल करते रहेगी तब तक राजनीति का कोई मतलब ही नहीं। तो रुकेगा कैसे ये? अब क्योंकि खड़गे जी ने खुले मंच से बोला, जब कर्नाटक में कोई तो घोषणा हुई थी तो उन्होंने भी बोला था कि संकोच करके करे, क्योंकि घोषणा करने के बाद उसकी भरपाई भी करनी है और कहीं ना कहीं से वो कोष लगेगा। तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? अब तो कोई आएगा, देखिए कोई जयप्रकाश नारायण पैदा होगा, वही कर सकता है जी। बाकी तो भाई अब जब ये राजनीति जब चलेगी देन लेन की, और लोग भी इतने परेशान हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं है। वो जानते हैं कि ये अंडा चोर है और ये मुर्गी चोर है, ये दोनों के दोनों चोरी हैं, आने के बाद कोई करने वाला है नहीं। इससे अच्छा है कि जो दे रहा है वो ले लो, बाद में तो मिलने वाला है ना विधायक मिलेगा, ना सांसद मिलेगा, ना सरकार मिलेगी। उसका कारण है क्योंकि वो विश्वसनीयता कहीं ना कहीं से आप लोगों पे वो जिम्मेदारी है। मेरे जैसा युवा आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि 20 साल पहले भी वही भीड़ उठती थी और कमाने के लिए 4 ही राज्य हैं जी। या तो मैं कर्नाटक जाऊं, या तो गुजरात जाऊं, या तो महाराष्ट्र जाऊं, या तो तमिलनाडु जाऊं, तेलंगाना बहुत पास में जाऊं, तो अभी आपको वेस्ट बंगाल चले जाओ या छोटे मोटे राज्य वहां जाऊं। हाँ। तो जब मुझे पता ही है कि मुझे जाना वहीं है, तो यहाँ तो कोई भी आए मेरे लिए तो सब मिट्टी बराबर है। तो वो जिम्मेदारी आप लोग कब लेंगे कि नहीं हम तुम्हारे लिए लड़ते ही रहेंगे? आप लोग जैसे अभी SIR का मुद्दा चल रहा है, वोट चोरी चला, उसके लिए राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव पूरा रोड पे किए, लेकिन एक भी रैली आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी गठबंधन ने युवाओं के रोजगार पे नहीं निकाली। उससे पहले ही अगर बिहार में आपको याद हो तो एग्जाम के लिए लेकर के बहुत बड़ा संघर्ष छात्रों का चला, याद है। लेकिन उस टाइम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शायद उस मंच पे नहीं दिखे। हाँ, ये आपके प्रशांत किशोर जरूर दिखे थे। तो ये कैसे होगा, ये कैसे बदलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर कोई लीडर तो है नहीं जी, वो तो मैनेजमेंट देखते हैं, और हमें तो लगता है कि इस बार के चुनाव में भी किसी पार्टी के थ्रू वो मैनेजमेंट में ही थे। वो भले लीडर का नकाब हुए। अब ये बताइए कि मैं अगर खाल ओढ़ के अगर मैं किसी जानवर का अगर मार्केट में आ जाऊं तो ये कोई मतलब नहीं। हम प्रशांत किशोर जी को शुरू के दिनों से मैं कह रहा हूं कि इस बार बहुत हार्ड वर्क किए हैं, इस बार मोटी पैसा लिए हैं, और उनका नेतृत्व करने का उनका निर्णय जो था वो 100% सक्सेस रहा और वो सामने दिख रहा है जी। लेकिन जो मेरा दूसरा वाला प्रश्न था, प्रशांत किशोर को हम निगेट कर देते हैं कि ठीक है प्रशांत किशोर नहीं सही थे या जो भी है उनका कोई दूसरा मोटिव रहा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन मेरा जो कहना था कि ऐसे मुद्दों पे आप लोग विपक्ष वाले लोग रोड पे क्यों नहीं आते हैं? जब जनता की या युवाओं के रोजगार की और शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात होती है तो आप वोट चोरी को बचाने आते हैं।
बीएलओ पे भर भर के चल रहा है, वंदे मातरम पे चल रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए मैंने कभी नहीं देखा, या रोजगार के लिए कि पूर्वांचल में रोजगार के लिए 1 महीने का कोई बहुत बड़ा लड़ाई कभी पार्टियों ने लड़ी हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे इस विपक्ष हो। पे मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जरूर बात करूंगा जी, इसमें, क्योंकि बहुत उम्मीद है। नहीं, एक ये बात पश्चिमी बिल्कुल- उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बहुत बड़ी खाई क्रिएट हुई है, यहीं पे वो सौतेला व्यवहार हुआ है, चाहे पहले की सरकार ने की है चाहे मौजूदा सरकार ने की है। जी। तो मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि सारी राजनीतिक पार्टियों से आप जरूर पूछे कि हमारे लिए आप आवाज कब उठाएंगे। सारी पार्टियों से तो पूछने का अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन मैं अपने नेता से इस पे जरूर बात करूंगा। बहुत ही आभारी रहेंगे नहीं, हम इस पे- सब आपके लिए इस पे आभारी रहेंगे। बिल्कुल बात करूंगा, मैं जबान देता हूं आज। जी। सो अभी आते हैं करंट जो मौजूदा परिस्थिति है, क्योंकि आप विधायक थे, आपने अपने काम गिनाए और आप मुद्दे उठाते रहते हैं और हम सब देखते हैं, किसी से छुपा नहीं। जी। आज के डेट में आप विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि जनता ने मौका नहीं दिया, लेकिन सांसद आपके हैं यहाँ पे, तो चंदौली के लिए आप किस तरीके से काम को आगे बढ़ा रहे हैं? एक तो है कि जो चीजें पीछे छूट रही हैं उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, बट दूसरा विकास का जो धारा है उसको कैसे बना के रख रहे हैं चंदौली के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो 28 साल हो गया, 1997 में चंदौली अलग हुआ बनारस से। जी। और अगर हम प्रदेशों का तुलना करें तो जब प्रदेश किसी प्रदेश से कटा है, चाहे रिसेंट अगर लेते हैं तो जब उत्तराखंड कटा उत्तर प्रदेश से, चाहे झारखंड कटा बिहार से, तो वहां पे विकास की रफ्तार बढ़ी। बढ़िया। तो यहाँ पे वो चीजें भदोही और चंदौली के साथ नहीं हुई। मैं बनारस से हूँ, मैं बनारस की प्रगति से हमेशा खुश रहूंगा, लेकिन मैं बनारस का नहीं हूँ, मैं पूर्वांचल का या पूरे उत्तर प्रदेश का हूँ। लेकिन कष्ट ये है कि पूर्वांचल में थोड़ी सी ज्यादा ही भेदभाव हुई है, तो इस पे आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्य है चंदौली का कि चंदौली का स्थानीय कोई नेता अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, आज भी चंदौली के 75% अधिकारी चंदौली में नहीं रहते हैं, बनारस में रहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे लोग जानते हैं। 75% लोग सुबह आप खड़े हो जाइए तो आपको उधर से आते हुए अधिकारी दिख जाएंगे। मैं कहता हूँ उनका घर तक नहीं यहाँ पर है, रहते ही नहीं है यहाँ पर, तो विकास की बड़ी दूर बात। आज भी हमारे यहाँ जेल नहीं है, आज भी हमारे यहाँ बस अड्डा तक नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, अब ये समझ लीजिए। आज भी हमारे यहाँ जो डीएम साहब रहते हैं वो प्रिंसिपल साहब के आवास में रहते हैं, पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब के आवास में डीएम साहब रहते हैं। डीएम साहब के लिए घर नहीं है। एसपी साहब जो रहते हैं वो भी एसपी का घर नहीं है, और एडिशनल एसपी जो रहते हैं वो भी पॉलिटेक्निक के उसमें रहते हैं। तो आज तक तो हम लोगों ने अपने अधिकारियों को रहने के लिए घर ही नहीं दे पाए, तो हम विधायकों को रहने के लिए कहाँ देंगे? हमारे विधायक बाहर से आते हैं जी। विधायक जी कभी बनारस के उस पार से आते हैं, कभी बनारस शहर से आ जाते हैं। तो वो लोग आते हैं, दिन भर अपनी मजदूरी करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। और पैटर्न तो सीधा सीधा है कि मुर्गा खिलाओ, दारू पिलाओ और कुछ बांट दो और चुनाव जीतो, निकल लो। और हम लोग दे भी देते हैं वोट। सबसे बड़ी गलती वही है। नहीं, हम लोग दे भी देते हैं, क्योंकि हम तो भौकाल को पसंद करते हैं कि कोई भी आया वो बस अड्डा से ही 5 लेबर को बिठा के कुर्ता उर्ता पहना के लेके आया, राइफल और पर पकड़ा दिया, तो वो हमारे दरवाजे पर हमारे घर में डेथ हो गया, तो वो गमी में अगर वो 20 लाख राइफल लेके आ गए तो उसको हम सम्मान समझेंगे कि हमारे यहाँ आ गए, वही उनका वोट का कारण हो गया जी। कि हमारे यहाँ आए थे। उनको बाकी कुछ से लेना देना नहीं है। बेटा उसके बाद 13 ही बीतने के बाद झोला उठाएगा और निकल लेगा हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता कमाने के लिए। वहीं जाके 8 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करेगा, ओवर टाइम करेगा, कमा के आएगा, और उधर से वो भी आएगा तो फर्स्ट क्लास का जीन्स और जूता और मोबाइल लेके आएगा, बढ़िया से पहन के दिखाएगा। 10 दिन 15 दिन गांव में भौकाल मारेगा, फिर अपना निकल लेगा वही रोलिंग मिल में काम करने के लिए। तो ये हम लोग की जब तक कल्चर खत्म नहीं होगा ना, तब तक चंदौली का भला नहीं होने वाला है। चंदौली को भला करने के लिए कोई न कोई चंदौली को निकलना पड़ेगा, और इसकी दायित्व तो आपका मनोज उठाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आने वाले समय में इसका रोना मैं खत्म कर दूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। नहीं, जरूरी है, क्योंकि जो आपने बोला, और वो बहुत सही बात बोला आपने। मेरा एक छात्र नेता से भी बात हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है, और उसमें मैं अपने आप को भी उसमें जिम्मेदार मानता हूँ कि मैंने रील तो बना लिया। जो आपने बोला कि जब आ गए आप दरवाजे पे मेरे, मैंने रील बना लिया, रील डाल दिया, मेरा वहीं पे आत्मसम्मान को जो ईगो सेक्शन होता है वो हो गया। अब मैं आपको वोट दूंगा, बाकी बात बाकी दुनिया। अरे हमारे बाबू के तेरही में आ गई ना, बात सही, बहुत बढ़िया नेता है। उनको हमने कॉलेज से मतलब है ना, उनको पानी से मतलब है। आज की सिचुएशन बता रहा हूँ, कल मैं एडीएम से बात किया, चंदौली एडीएम से। एडीएम साहब को मैंने पूछा
कि खेत वाले का तो धान तो बिक जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आपका खेत आज हमारे यहाँ बनारस, इलाहाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई में जो लोग हैं उनका खेत बटैया पे चल रहा है जी। आधा बटैया पे लोग ले लेते हैं, बटैया वाला का धान नहीं बिक रहा है। अगर वो दूसरे के खेत के माध्यम से अगर लगा दे तो उसका पैसा फंस जाएगा, खेती भी किया और पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर वो खेत वाले को ही माध्यम से बेच दे तो पता चलेगा कि वही कहेगा कि भैया वो क्रॉप लोन लिया था उसमें कट गया, चलो अब अगले साल लेना। बेचारा रो रहा है। और अधिकारी से मैं बात करूं तो अधिकारी कह रहे हैं कि विधायक जी हो रहा है, और मैं आज दावे से कहता हूं पूरे चंदौली में एक भी बटैया वाला कर लिए होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लिए ही नहीं है। ये रोए तो किससे रोए, बोले तो किसको बोले, कोई डर ही नहीं है। वो जानते हैं कि पूर्व विधायक कर क्या लेगा और वर्तमान विधायक को कुछ लेना देना है या नहीं है। वो तो हवा हवाई आए, हवा है जीते, हवा है निकले, जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा जी। तो ये मैं कह रहा हूं कि आज के समय की ये दुर्भाग्य है और इसको सुधारने का काम हम लोगों को खुद करना पड़ेगा। कोई दूसरा हम लोगों के लिए नहीं आएगा, हमको खुद इसमें से निकलना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा जी। कैसे आए युवाओं को इकट्ठा करना, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंच से बोलते रहते हैं भारत युवाओं का देश है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, लेकिन जो उनका सही तरीके से उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए कि जो युवा एनर्जी है वो देश के विकास में बढ़ चढ़ करके भागीदार हो, उनको जब हाथ में कुछ मिलेगा ही नहीं, रोजगार ही नहीं मिलेगा, शिक्षा ही नहीं मिलेगा, तो वो युवा किस काम का है? वो तो बूढ़े से भी खराब है। कम से कम बूढ़ा किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा है, युवा जब खाली बैठेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान ही करेगा। अभी ये इसमें बात कर रहे हैं, देखिए अग्निवीर हो गया, अग्निवीर के जब नौजवान जब वापस आएंगे ना तो ये जो बात कर रहे हैं और खतरा बढ़ेगा, क्योंकि वो ट्रेंड आएंगे और जब पेट नहीं भरेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वो अत्याचार करेंगे और एकदम बिल्कुल नेचुरल अत्याचार करेंगे। वो तो पकड़ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस से तो बढ़िया ट्रेनिंग लेके आएंगे, तो ये पुलिस क्या करेगी फिर उनके आगे। ये बड़ी गंभीर विषय है, इस पे हम लोगों को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग रील के चक्कर में फंसे रहेंगे ना तो रियल में कुछ काम नहीं होगा। हम लोगों को रियल में उतरना पड़ेगा, उसी से असली इम्पैक्ट होगा जी, उसी से असली इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप युवाओं को? युवाओं को कहूँगा कि साथी आप पढ़ने का काम करिए, बिना पढ़ाई के कुछ होगा नहीं। और दायित्व तो है, क्योंकि मेरे पिताजी का भी डेथ हो गया 8 तारीख को, 13 ही थी। और मेरे पिताजी मैं तो समझता था कि पिताजी मुझसे नाराज़ रहते हैं राजनीति करने की वजह से, लेकिन हॉस्पिटल में 10-11 दिन उनके साथ बैठने का जब रहने का मौका मिला तो मुझे तब पहली बार महसूस हुआ कि मेरे पिताजी मेरे काम से खुश रहते हैं। उन्होंने कहा कि मनोज, विधायक और सांसद तो कोई भी हो जाए, लेकिन तुम चंदौली के नेता हो और तुम जो करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम करते रहो। मेरे बेटा को कह के गए, मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि चले जाएंगे, लेकिन उनको लगता था, आभास हो जाए और गया था कि मैं चला जाऊंगा। मेरे बेटा को कहे कि नेता का ख्याल रखना जी। दुनिया का बाप कहता है कि बच्चों का ख्याल रखना, इनका रखना, उनका रखना, और मेरे पिताजी मेरे बेटा को कह के गए कि नेता का ख्याल रखना। बेटा हमारा हैदराबाद 2 दिन पहले गया तो जाते समय मुझसे पूछा कि पापा कहे थे कि ख्याल रखना, क्या करना है पापा? हम कि कुछ नहीं यार, खर्चा पानी दे देना, यही ख्याल रखना, कि और क्या ख्याल रखोगे? मैंने हंसने लगाओ। तो यही है, मेरे पापा जब इतना मेरे ऊपर भरोसा किए और कहे कि तुमको सेवा करते रहो, विधायक सांसद तो कोई भी रहे, तो जब ये परमिशन पापा हमको दे के चले गए तो मैं आजीवन, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी और जब तक मेरा हाथ पैर चलता रहेगा, मैं चंदौली की लड़ाई लड़ते रहूंगा। ये मैं जवाब दे रहा हूं। एक पर्सनल और इमोशनल थोड़ा, क्योंकि बात भी हो गया, बाहर से आप एकदम तेज तर्राक, प्रखर वक्ता, सारी चीजें हैं, लेकिन जब एक पिता का साया सर से जाता है, भगवान ना करे किसी के दिन आए वो, लेकिन क्योंकि शरीर नश्वर है और सबकी जिंदगी में वो दिन आना है, कैसा, क्या खालीपन आता है और कैसे अपने आप को संभाल ले, मतलब आप अगर उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। और मैं कहूँगा नौजवानों को कि बाप के रहने पर बाप की कीमत समझ में नहीं आती है, बाप के नहीं रहने पर बाप की कीमत समझ में आती है। वो 2 अजूरी जो पानी देते हैं ना, वो तो परंपरा है, उसको देते रहो, लेकिन बाप की सेवा कर लेना चाहिए। बाप की, माँ की सेवा बहुत ज़रूरी है, उसको करना चाहिए। और अपने को मजबूत बनाएं और लड़ाई लड़ने का काम करें, और अपने से यही देखें कि मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, भरसक हो सके तो अपना पहले भला करें, उसके बाद अपने किसी एक का कम से कम भला तो कर ही दें। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इस दुनिया में जो आया उसे जाना है,
लेकिन आने और जाने के बीच की कड़ी को जब तक मजबूत करके नहीं जाएंगे लोग याद नहीं करेंगे। उसी मजबूती में मैं लगा हूँ और चंदौली का नेता जब हमारे पापा बना के गए हैं तो मैं चंदौली का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। आज जो ये बात कह रहे हैं मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले अगले 5 साल के बाद यह जो खालीपन चंदौली का है उसको दूर कराने का काम मनोज करेगा। अगर जिंदा रह गया तो, मर गया तो फिर बात अलग है। मैं जिंदा रह गया तो उस खालीपन को 5 साल में मैं भरवाने का काम करूँगा। नहीं, मेरी और मेरे दर्शकों की और सभी लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी कि भगवान आपको स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें और आप ऐसे ही समाज के मुद्दों को उठाते रहें। समाज आपको और सशक्त बनाए जिससे कि आप समाज का और भला कर पाए। उम्मीद करता हूं कि आप पूर्वांचल के युवाओं के रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे देश में और उससे हमारा और सबका भला होगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत